नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे विषय विद्युत ऊर्जा के उपयोग में आज प्रदीपन इल्यूमिनेशन, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश रोशनी की व्यवस्थाओं से संबंधित 20 ऐसे शानदार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं जो किसी भी परीक्षा में दोहराई जा सकते हैं। शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन इल्यूमिनेशन, प्रदीपन के कुछ बहुविकल्पिक प्रश्नों की ये बेहतरीन लर्निंग वीडियो। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क अच्छा लगे तो न केवल इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। शुरू करते हैं। परीक्षाओं में प्रकाश से संबंधित भौतिक राशियां और उनकी इकाइयों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और लक्स, ल्यूमन, कंडेला, स्टेडियन, ल्यूमन पर वॉट ये एसआई की कुछ इकाइयां हैं। और हमें इस पहले प्रश्न में पूछा है कि जो ज्योतिर्मय तीव्रता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, उसकी इकाई कौन सी है। तो जो एकांक ठोस कोण में ज्योतिर्मय फ्लक्स प्राप्त होता है उसे हम ज्योतिर्मय तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। अगर किसी दृश्य क्षेत्र में ओमेगा ठोस कोण में कुल उपलब्ध फ्लक्स की मात्रा फाई हो तो फ्लक्स और ठोस कोण का ये अनुपात ज्योतिर्मय तीव्रता कहलाती है। फ्लक्स को हम ल्यूमन में और ठोस कोण को स्टेडियन में नापते हैं। तो ज्योतिर्मय तीव्रता की इकाई ल्यूमन पर स्टेडियन हो गई है और इसी ल्यूमन पर स्टेडियन को हम कैंडेला कहते हैं। तो ज्योतिर्मय तीव्रता की इकाई कैंडेला हो गई। कैंडेला को ही हम कैंडल पावर भी कहना पसंद करते हैं। तो एक ल्यूमन पर स्टेडियन या एक कैंडेला या एक कैंडल पावर सभी ज्योतिर्मय तीव्रता के एकांक मान को इकाई के साथ व्यक्त कर रही है। दूसरी इकाइयां जो ल्यूमन, लक्स, स्टेडियन या ल्यूमन पर वॉट है उनके बारे में भी समझ बनाते हैं। अगर कोई हमें ज्योतिर्मय फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई के बारे में पूछे तो जो पूरी मात्रा प्रकाश ऊर्जा की विकिरणों के रूप में प्रति सेकंड किसी क्षेत्र में उपलब्ध होती है उसे हम ल्यूमिनस फ्लक्स, ज्योतिर्मय फ्लक्स कहते हैं। अर्थात दृश्य प्रभाव उत्पन्न करने वाले प्रकाश विकिरणों की मात्रा जो प्रति सेकंड किसी स्थिति पर आ रही है उसे ज्योतिर्मय फ्लक्स कहते हैं और इसे हम एक फाई संकेत से निरूपित करते हैं और इसे ल्यूमन इकाई में नापते हैं। तो ज्योतिर्मय फ्लक्स की इकाई ये बी ऑप्शन ल्यूमन होगा। और ल्यूमन जो एकांक ठोस कोण में होगा, ल्यूमन पर स्टेडियन, वो ज्योतिर्मय तीव्रता की इकाई कैंडेला या कैंडल पावर होगी। तो ज्योतिर्मय तीव्रता को कैंडेला में और ज्योतिर्मय फ्लक्स को ल्यूमन में नापा जाता है। हमें प्रदीपन, इल्यूमिनेशन या ल्यूमिनेंस की भी इकाई पूछी जा सकती है। प्रकाश या रोशनी की मात्रा को सबसे बेहतरीन रूप से प्रदीपन या इल्यूमिनेशन के द्वारा बताया जाता है और किसी सतह पर प्रति एकांक क्षेत्रफल कितना ल्यूमिनस फ्लक्स प्राप्त हो रहा है उसे हम प्रदीपन या फ्लक्स घनत्व कहते हैं। यदि किसी ए अभिलंब क्षेत्रफल पे कुल फ्लक्स फाई गिर रहा हो तो फ्लक्स और क्षेत्रफल का अनुपात जिसे कैपिटल ई से इंकित किया गया है वो किसी सतह पर इल्यूमिनेशन या प्रदीपन है। और अलग अलग कार्यों के लिए हमें अलग अलग प्रदीपन की मात्राएं आवश्यक हो सकती है। फ्लक्स को हम ल्यूमन में और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में नापें तो प्रदीपन को हम ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर में व्यक्त कर सकते हैं और इसे संक्षिप्त रूप से लक्स बोलते हैं। और एक बहुत सहज लक्स मीटर से हम प्रदीपन की मापन कर सकते हैं। अगर हमसे स्टेडियन किसकी इकाई है इसके बारे में प्रश्न किया हुआ होता तो ठोस कोण को हम स्टेडियन इकाई में नापते हैं। 3D की जो ज्यामितियां होती हैं उसमें सॉलिड एंगल जिसे हम ओमेगा संकेत से रिप्रेजेंट करते हैं वो किसी एक बिंदु के चारों तरफ जो दृश्य प्रभाग है उसका मापन करता है। और अगर हम किसी गोले में से शंकुकार आकृति को काट लें तो गोलीय पृष्ठ जो क्षेत्रफल आता है शंकु का, यह जो आधार भाग है और जो गोले की त्रिज्या का वर्ग है उस अनुपात को हम ठोस कोण कहते हैं। और यहाँ क्षेत्रफल और त्रिज्या का वर्ग दोनों मीटर स्क्वायर जब विभाजित होंगे तो एक विमाहीन अनुपात बन जाएगा ठोस कोण। और इस विमाहीन अनुपात को, ठोस कोण को, जो अभिलंब क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग का अनुपात है उसे हम स्टेडियन जिसे संकेत एसआर से रिप्रेजेंट करते हैं उसमें मापन करते हैं। तो यहाँ स्टेडियन ठोस कोण का मापन है। ये जो ज्यामिति दृश्य क्षेत्र बनाती है वो ठोस कोण स्टेडियन से नापा जाता है। कैंडेला ज्योतिर्मय तीव्रता, एकांक ठोस कोण में प्राप्त फ्लक्स की मात्रा ज्योतिर्मय तीव्रता का मापन हो गया है। वहीं ज्योतिर्मय फ्लक्स की कुल मात्रा को ल्यूमन में और एकांक अभिलंब क्षेत्रफल पे गिरने वाला ज्योतिर्मय फ्लक्स को प्रदीपन, इल्यूमिनेशन और उसे लक्स में मापन करते हैं। तो लक्स इल्यूमिनेशन, ल्यूमन ज्योतिर्मय फ्लक्स, कैंडेला ज्योतिर्मय तीव्रता, स्टेडियन ठोस कोण का मापन है। जरा जानते हैं ल्यूमन पर वॉट क्या है। हमारा दूसरा प्रश्न है ल्यूमन पर वॉट किसकी इकाई है। तो एक प्रकाश स्रोत जो दिखने वाला विकिरण प्रति सेकंड उत्सर्जित करता है उसे ल्यूमन में नापते हैं और इसे ज्योतिर्मय फ्लक्स कहते हैं। और प्रकाश स्रोत जो विद्युत शक्ति का उपयोग करता है उसे वॉट में नापा जाता है। और अगर कोई स्रोत कम वॉट शक्ति
शक्ति लेके अधिक प्रकाश ल्यूमन उत्सर्जित करे तो उसकी दक्षता अधिक होगी, उसका ल्यूमन पर वॉट अनुपात अधिक होगा। तो ल्यूमन पर वॉट ज्योतिर्मय दक्षता ल्यूमिनस एफिशिएंसी या एफिकेसी का मापन हो गया है। तो हमने जाना कि प्रकाश के फ्लक्स को ल्यूमन में नापते हैं, एकांक क्षेत्रफल में गिरने वाले फ्लक्स को इल्यूमिनेशन प्रदीपन कहते हैं जिसे लक्स में नापते हैं, और ज्योतिर्मय तीव्रता एकांक ठोस कोण में प्राप्त प्रकाश फ्लक्स है और इसे कंडेला या कैंडल पावर में नापते हैं। प्रश्नों के कठिनाई के स्तर के अनुसार ये जो तीसरा प्रश्न एक बेहतरीन प्रश्न है। हमसे पूछा गया है कि जो एमबी प्रकार के उच्च दाब के मरकरी वेपर लैंप पारद के वाष्प लैंप है उन्हें किस स्थिति में संचालित किया जाता है। तो जो एमबी प्रकार के मरकरी वेपर लैंप्स होते हैं हाई प्रेशर में, उनमें अंदर की जो आर्क ट्यूब है वो क्वार्ट्ज कांच से बनाई जाती है और जो बाह्य आवरण है वो भी बोरोसिलिकेट ग्लास से बनाया जाता है। और मरकरी की जब काफी अधिक मात्रा यहाँ विसर्जन के दौरान पूर्ण वाष्पित हो जाती है तो यहाँ वायुमंडल से 10 गुना अधिक दाब और लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस जैसा ताप उत्पन्न हो जाता है, और उस ताप को ये विशेष प्रकार की क्वार्ट्ज की आर्क नलिका और बोरोसिलिकेट का ये बाह्य आवरण सहन कर सकते हैं, क्योंकि इनके आवरण विशेष प्रकार के क्वार्ट्ज और बोरोसिलिकेट ग्लास से बनाए हुए हैं। तो इन्हें हम इस्तेमाल के दौरान किसी भी स्थिति में एनी पोजीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें क्षैतिज या विशेष रूप से ऊर्ध्वाधर रखने की जरूरत नहीं है। एमबी प्रकार के हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप को आप किसी भी विन्यास में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यही हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप एमए प्रकार के होते तो इनकी जो इनर विसर्जन नलिका है वो बोरोसिलिकेट की बनाई हुई होती और वो केवल विसर्जन के दौरान 600 डिग्री सेल्सियस अधिकतम ताप और वायुमंडल से 1.5 गुना दाब ही सहन कर सकती थी। और ऐसे एमए प्रकार के हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि द्रवित अवस्था की मरकरी जब पहली बार यहाँ ऑर्गन में सहायक स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के बीच में विसर्जन होगा तो इसी विसर्जन की ऊष्मा से वाष्पित होना शुरू होगी और बाद में उच्च ताप की अवस्था में पूरी विसर्जन नलिका में मरकरी का फैलाव होगा। अर्थात ठंडे लैंप में अगर ऊर्ध्वाधर स्थिति होगी और मरकरी यहाँ नीचे पहली विसर्जन स्थितियों के नजदीक होगी तभी वाष्पन की प्रक्रिया बेहतर हो पाएगी। तो एमए प्रकार के जो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है उन्हें वर्टिकल ऊर्ध्वाधर स्थितियों में इस्तेमाल करना जरूरी है। वहीं जो लो प्रेशर के सोडियम वेपर लैंप है जिनकी लंबी यू नलिका में अलग अलग स्थानों पर सोडियम का ठोस अवस्थाओं में बूंदों के रूप में वितरण होना चाहिए, उसे हम अगर झुकाव या ऊर्ध्वाधर स्थितियों में रखेंगे और यहाँ फिलामेंट के पीछे के स्थानों पर अगर सोडियम इकट्ठा हो जाएगा तो ये मेटल और ग्लास के बीच की सील को खराब कर देगा और लैंप की दक्षता और उम्र घट जाएगी। ऐसे लो प्रेशर के सोडियम वेपर लैंप हैं, इन्हें हम क्षैतिज अवस्थाओं में हॉरिजॉन्टल स्थितियों में इस्तेमाल करते हैं। जो एमए प्रकार के मरकरी वेपर लैंप हैं उन्हें हम वर्टिकल ऊर्ध्वाधर स्थितियों में इस्तेमाल करते हैं, और एमबी प्रकार के हाई प्रेशर के मरकरी वेपर लैंप और हाई प्रेशर के सोडियम वेपर लैंप को आप किसी भी स्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला चौथा प्रश्न है, जो निम्न दाब के सोडियम वाष्प लैंप हैं उनके इस तरह के सर्किट कॉन्फ़िगरेशन में ये अत्यधिक क्षरण प्रतिघात वाला लीक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है। तो सोडियम के निम्न दाब वाले वाष्प लैंप में एक लंबी यू नलिका में 2 टंगस्टन के ऑक्साइड कोटेड इलेक्ट्रोड के बीच में शुरू में नियोन गैस में विसर्जन शुरू किया जाता है, और इस विसर्जन की शुरुआत के लिए ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर मेन आपूर्ति की 230 वोल्ट को स्टेप अप करके 380 से 450 वोल्ट कर देता है, और यहाँ नियोन गैस में शुरुआती विसर्जन शुरू हो जाता है। नियोन के विसर्जन से उत्पन्न ऊष्मा से सोडियम वाष्पित होता है और इलेक्ट्रॉनों की आघात से आयनित हो जाता है, और विसर्जन की परिपथ में आयन और इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर ऋणात्मक प्रतिरोध अभिलक्षण से कार्यकारी स्थितियों में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में आवश्यक कार्यकारी विभव का मान केवल 160 वोल्ट रह जाता है। तो हमारा ये जो क्षरण ट्रांसफार्मर है उसमें क्षरण फ्लक्स की आधिक्य होने के कारण क्षरण प्रतिघात में विसर्जन की धारा के प्रवाह के दौरान अत्यधिक विभवपात होता है, और ये वर्किंग कंडीशन में जो घटी हुई हमें 160 वोल्ट की वर्किंग वोल्टेज कार्यकारी विभव चाहिए वो उपलब्ध करा देता है। तो क्षरण प्रतिघात वाला ट्रांसफार्मर शुरुआत में विसर्जन की शुरुआत करने के लिए उच्च विभव प्रदान करता है और बाद में धारा को नियंत्रित करने के लिए कार्यकारी विभव को घटा देता है। अगर यही लैंप हाई प्रेशर का सोडियम वेपर लैंप होता तो उसके परिपथ में हम एक ट्रांसफार्मर बेलास्ट के साथ इलेक्ट्रॉनिक इग्निटर का भी इस्तेमाल करते, और इग्निटर शुरुआत की स्थितियों में यहाँ दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में 2500 वोल्ट जैसी उच्च विभव पैदा कर देता, जिससे नियोन में शुरुआती विसर्जन शुरू हो जाता, और बाद में वर्किंग कंडीशन में हाई प्रेशर के साथ जब सोडियम में डिस्चार्ज हो रहा है तो जो आवश्यक 100 वोल्ट जैसी वोल्टेज है वो ये ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर बैलास्ट दे देता। तो हाई प्रेशर के सोडियम वेपर लैंप में ट्रांसफार्मर बैलास्ट के साथ हम शुरुआती उच्च विभव देने के लिए इग्निटर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं लो प्रेशर के सोडियम वेपर लैंप में यही व्यवस्था एक क्षरण ट्रांसफार्मर प्रदान करता है। पिछला प्रश्न बदली हुई भाषा के साथ फिर पूछा गया है कि एक सोडियम लैंप में कौन सा भाग है जो उच्च चिनगारी विभव प्रदान करता है और एक चौक के रूप में भी कार्य करता है। अगर विकल्पों को देखें तो जो विसर्जन नलिका है ये यू आकार की लंबी सी, इसमें सोडियम वाष्पित अवस्था और आयनित अवस्था में विसर्जन करके अभिलाक्षणिक पीला प्रकाश उत्सर्जित करता है और ये नलिका सोडियम का प्रहार और उच्च दाब और ताप 300 डिग्री के आसपास ताप पे काम करती है। इसमें चिनगारी विभव या चौक के रूप में कार्य करने वाली कोई फीचर नहीं है। सोडियम की वाष्प विसर्जन की प्रक्रिया के दौरान अपने इलेक्ट्रॉनों को उच्च ऊर्जा कक्षों में उत्तेजित कर लेती है और वही उत्तेजित कक्षीय इलेक्ट्रॉन जब नीचे के कक्षों में संक्रमण करते हैं तो अभिलाक्षणिक पीला प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो यहाँ वाष्प विसर्जन की क्रिया और प्रकाश उत्पन्न करने का कार्य कर रही है। जो उच्च चिनगारी विभव प्रदान करना और बाद में चौक का कार्य करने का काम है वो एक क्षरण ट्रांसफार्मर कर रहा है, जिसमें बहुत अधिक क्षरण फ्लक्स होने के कारण क्षरण प्रतिघात का मान अधिक है और जब विसर्जन का धारा प्रवाह होता है तो विभवपात के कारण यहाँ इलेक्ट्रोडों के बीच में विभव का मान घटकर 160 वोल्ट जैसा रह जाता है, जिससे विसर्जन की धारा नियंत्रित रहती है। ये जो डी विकल्प है इसका किसी भी कार्य प्रणाली से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये भी एक गलत विकल्प है। और जो उच्च चिनगारी विभव प्रदान करना और विसर्जन के कार्यकारी स्थितियों में चौक के रूप में धारा नियंत्रक बैलास्ट का काम करना एक क्षरण ट्रांसफार्मर का कार्य है। वैसा ही प्रश्न फिर पूछा गया है, उच्च दाब के सोडियम वाष्प लैंप में जो परिपथ है उसमें चिनगारी देने वाले इग्निटर का क्या उद्देश्य है। तो इग्निटर एक इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है जो इस ट्रांसफार्मर को एक बहुत बड़े स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जैसे शुरुआती स्थितियों में सर्किट में जोड़ देती है और यहाँ दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में 2500 वोल्ट से भी ज्यादा विभवांतर पैदा कर देती है। तो जो शुरुआत में हाई वोल्टेज की पल्स हमें चाहिए वो इग्निटर द्वारा प्रदान की जाती है। रनिंग कंडीशन में जब उच्च दाब पे विसर्जन होता है तो कार्यकारी वोल्टेज मात्र 100 वोल्ट हमें चाहिए, तो वो जो धारा नियंत्रक का कार्य है वो ये ट्रांसफार्मर बैलास्ट बाद में करती है, लेकिन शुरुआती हाई वोल्टेज का जो पल्स जनरेशन का काम है वो ये इग्निटर करता है। यहाँ जो विशिष्ट लाइट फिक्सर के साथ लाइट सोर्स दिया गया है उसका क्या नाम है। तो इस लाइट सोर्स में एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के बाद आगे इस तरह का लेंस लगाया हुआ है कि वो सभी प्रकाश विकिरणों को एक स्थान विशेष पे केंद्रित करने का कार्य करेगा, ताकि एक स्थान विशेष को ज्यादा उभार कर प्रकाशित किया जा सके और इस तरह का प्रकाश जो एक खास स्थान पर केंद्रित होकर काम करता है उसे हम स्पॉट लाइट कहते हैं। तो ये एक स्पॉट लाइट अरेंजमेंट है। यहाँ जो दूसरे विकल्प हैं बल्क लाइट, फ्लड लाइट और फ्लैश लाइट, उन्हें भी समझते हैं। यहाँ एक लाइट फिक्सर में लैंप के चारों तरफ एक डिफ्यूजर कवर लगाया गया है जो आंतरिक प्रकाश को सभी तरफ बिखेर करके पूरे इलाके में प्रकाश का विस्तार करेगा और इस तरह के फिक्सर को हम बल्क लाइट कहते हैं। बहुत अधिक ल्यूमन आउटपुट वाले एलईडी लाइट सोर्स अच्छी संख्याओं में हाई हाइट के मास्ट पर लगाकर अगर हम किसी मैदान के भाग की पूरे इलाके में रात्रि की स्थितियों में भी दिन की स्थितियों जैसा प्रदीपन स्तर प्राप्त करने वाली अगर कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करें तो इसे हम फ्लड लाइट, पूर्ण लाइट कहते हैं। कैमरे के कार्य या फोटोग्राफी के लिए हमें एक तेज प्रकाश की चमक किसी समय स्थिति विशेष पर चाहिए और ऐसी लाइट को हम फ्लैश लाइट कहते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के साथ लाइट सोर्स की वर्किंग एक फ्लैश लाइट का कार्य करती है। हमारा प्रश्न है कि औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था या फ्लड लाइटिंग के लिए हमें किस तरह की प्रकाश व्यवस्था का इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम में प्रकाश स्रोत का 90% से 100% प्रकाश सीधा कार्यस्थल पर भेजा जाता है। वहीं जो अप्रत्यक्ष प्रकाश की व्यवस्थाएं हैं उसमें स्रोत का 80-90% प्रकाश छतों या दीवारों पर भेजा जाता है और वहां से परावर्तित होकर वो कार्यस्थल पर पहुंचता है। अगर सीधे प्रकाश को कार्यस्थल पर भेजने के अंश को कम कर दिया जाए तो ये सेमी डायरेक्ट लाइटिंग हो गई। इसी तरह से अगर अप्रत्यक्ष प्रकाश की मात्रा को कुछ कम कर दिया जाए तो वो सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग हो गई है। जब हम अधिक दक्षता के साथ हल्की चौंध और हार्ड शेडो की स्थितियों में भी प्रकाश का इस्तेमाल औद्योगिक प्रकाश या फ्लड लाइटिंग के लिए करना चाहते हैं तो हम लाइट सोर्स की 100% लाइट को कार्यस्थल पर भेजना पसंद करते हैं और डायरेक्ट लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी लाइटिंग व्यवस्था ज्यादा ऊर्जा कुशल हो सके। लेकिन इस तरह की डायरेक्ट लाइटिंग में ग्लेयर को रोकने के लिए लाइट सोर्स को दृश्य रेखा से परे लगाना और कार्यस्थल पर वस्तुओं के द्वारा कठोर छाया ना
उत्पन्न हो, ऐसी व्यवस्था करना जरूरी हो जाता है। अगर एक प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट 230 वोल्ट पे 50 हर्ट्ज की आपूर्ति पे काम करे तो उसमें झिलमिलाहट फ्लिकरिंग की आवृत्ति क्या होगी। तो अगर कोई प्रकाश स्रोत तेज रोशनी के बाद अचानक रोशनी देना बंद हो जाता है तो झिलमिलाहट उत्पन्न हो जाती है। और अगर हम 50 हर्ट्ज की आपूर्ति के साथ धारा प्रवाह करते हैं परिपथ में 2 बार जीरो क्रॉस की स्थिति में परिपथ की रोशनी अगर धारा के अनुपात से उत्पन्न हो रही है तो कम हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में एक चक्र में 2 बार और 1 सेकंड में 50 चक्रों की आपूर्ति में 100 बार प्रति सेकंड के दर से एक प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट झिलमिलाहट रोशनी में उतार चढ़ाव उत्पन्न करेगी। अर्थात एक 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली विद्युत आपूर्ति की प्रत्यावर्ती धारा किसी प्रकाश स्रोत को दी जाती है तो वो एक चक्र में 2 बार रोशनी को जब गायब कर देती है तो 1 सेकंड में 100 बार की आवृत्ति से झिलमिलाहट पैदा होती है। आमतौर पे इस तरह की तेजी से बदलती हुई स्थितियां देखने के एहसास में ज्यादा असर नहीं डाल पाती, क्योंकि हमारी आंखों में जो पुराना दृश्य प्रभाव का असर होता है, परसिस्टेंस होती है, वो इन्हें महसूस नहीं होने देती है। लेकिन अगर इस तरह की झिलमिलाहट वाली लाइट किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो हमें उस ऑब्जेक्ट की गति की मान कम या ज्यादा महसूस हो सकता है। कई बार वो गतिमान वस्तु भी स्थिर दिख सकती है। और ये जो असर झिलमिलाहट के कारण दृश्य स्थितियों पे बनता है उसे हम स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट कहते हैं। अगर उद्योग में एक ट्विन ट्यूबलाइट फिटिंग जिसमें 2 ट्यूबलाइट एक ही सप्लाई से अगर एक साथ नजदीक में इस्तेमाल की जाए और एक साथ वो अपनी रोशनियों में तेजी और धारा शून्य पे कमी दिखाएं तो जो झिलमिलाहट का स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव है वो काफी बुरी स्थितियां दुर्घटनाओं के कारण बन सकता है। तो ऐसी ट्विन ट्यूबलाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट को कम कैसे किया जाता है? तो इसे कम करने के लिए जब फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप को चौक और स्टार्टर के साथ सर्किट में जोड़ा जाता है तो 2 ट्यूबलाइट को एक ही आपूर्ति से जोड़ते समय किसी एक ट्यूबलाइट के श्रेणी में संधारित्र लगा दिया जाता है। सामान्यतः चौक के कारण ट्यूबलाइट का परिपथ कार्य स्थितियों में विभव से धारा को लैगिंग पश्च शक्ति गुणांक की स्थितियों में लेता है और एक वर्किंग पावर फैक्टर अगर 0.5 हो तो धारा विभव से 60 डिग्री लैगिंग स्थिति में होती है। और अगर हम उपयुक्त मान का संधारित्र दूसरी ट्यूबलाइट के श्रेणी में इस प्रकार लगाएं कि ये परिपथ धारतीय प्रतिघात के साथ विभव से धारा को लीडिंग कंडीशंस पे ले ले तो दोनों ट्यूबलाइट की धाराओं में कलांतर पैदा हो जाएगा और दोनों के शून्य धारा स्थितियां जब अलग अलग समय पे आएगी तो किसी एक ट्यूबलाइट की रोशनी हमेशा कार्यरत रहेगी और झिलमिलाहट का असर या स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट पैदा नहीं होंगे। इस तरह के ट्यूबलाइट परिपथ का एक और लाभ हो जाएगा कि ये दोनों ट्यूबलाइट जब एक साथ एक ही आपूर्ति से इस्तेमाल होगी तो इसका वर्किंग पावर फैक्टर ऑलमोस्ट यूनिटी के पास पहुंच जाएगा। ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाने वाला सरल प्रश्न है। एक मरकरी वास्प लैंप में विसर्जन आर्क को आसानी से शुरू करने के लिए उसमें मरकरी के साथ कौन सी दूसरी गैस भरी जाती है? मरकरी के जो वेपर डिस्चार्ज लैंप है उनमें विसर्जन को आसानी से शुरू करने के लिए आर्गन गैस भरी जाती है। आर्गन सभी अक्रिय गैसों में सबसे आसानी से विसर्जन को शुरू करने वाली गैस होने के कारण मरकरी के वास्प लैंप में शुरुआती विसर्जन ऑर्गन के साथ शुरू हो जाता है और ऑर्गन अपने अभिलाक्षणिक नीले रंग के साथ शुरुआती जो विसर्जन का प्रकाश उत्पन्न करती है उसी विसर्जन क्रिया की ऊष्मा से मरकरी वाष्पित होकर बाद में आयनित होकर विसर्जन आर्गन की बजाय मरकरी में शिफ्ट होने पे स्रोत से अधिक मात्रा में प्रकाश का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर ये सोडियम वास्प लैंप होता तो वहां विसर्जन आर्क को आसानी से शुरू करने के लिए सोडियम के साथ हम नियोन का इस्तेमाल करते हैं और शुरुआती लाल गुलाबी रंग से नियोन में जो विसर्जन उत्पन्न होता है उसकी ऊष्मा से जब सोडियम वाष्पित और आयनित होता है तो विसर्जन गुलाबी लाल से जो नियोन के साथ शुरू होता है वो अभिलाक्षणिक पीला सोडियम का कलर बन जाता है। तो सोडियम वेपर लैंप में हम सोडियम के साथ नियोन का इस्तेमाल करते हैं और मरकरी वेपर लैंप में मरकरी के साथ ऑर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा प्रश्न है कि मरकरी के जो हाई प्रेशर डिस्चार्ज लैंप है उनमें जो ऑक्सिलरी स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड है उसका क्या कार्य है? तो चाहे एमए प्रकार का एडिशन स्क्रू वाला मरकरी वेपर लैंप हो या एमबी प्रकार का बायोनेट कैप प्रकार का मरकरी वेपर लैंप हो, दोनों में 2 मेन इलेक्ट्रोड के साथ एक मेन इलेक्ट्रोड के पास नजदीक ऑक्सिलरी सहायक इलेक्ट्रोड स्टार्टिंग पर्पस के लिए लगाया जाता है ताकि ऑर्गन में शुरुआती विसर्जन कम दूरी के साथ आसानी से स्थापित हो जाए। तो हमारा सहायक इलेक्ट्रोड विसर्जन की प्रक्रिया को शुरुआत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि सामान्य विभवांतर पे ही नजदीक स्थित 2 इलेक्ट्रोडों में एक मुख्य इलेक्ट्रोड और एक स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के बीच में ऑर्गन गैस का विसर्जन आसानी से शुरू हो जाए। बाद में इसी विसर्जन से उत्पन्न ऊष्मा से मरकरी वाष्पित होगी
और इन्हीं विसर्जन की धारा से आयनित होगी और बाद में विसर्जन की धारा ऑर्गन के साथ मरकरी में भी स्थापित हो जाएगी और ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड से शुरू हुआ विसर्जन दोनों मुख्य इलेक्ट्रोडों के बीच में स्थापित हो जाएगा। हमारा प्रश्न है कि उच्च दाब के मरकरी वेपर लैंप में वर्किंग टेम्परेचर क्या है। तो ये एक हल्का विवादास्पद प्रश्न है। अगर ये एडिशन स्क्रू टाइप के MA प्रकार के मरकरी वेपर लैंप है तो यहाँ इनर डिस्चार्ज ट्यूब में लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का ताप रहेगा। तो MA प्रकार के मरकरी वेपर लैंप में ताप की स्थितियां 600 डिग्री सेल्सियस रहेगी। वहीं अगर ये MB प्रकार का मरकरी वेपर लैंप है जिसमें विशेष क्वार्ट्ज ग्लास की आर्क ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत अधिक ताप और दाब की स्थितियों पे लैंप काम करता है, वहां कार्यकारी ताप 1200 डिग्री सेल्सियस MA से 2 गुना हो सकता है। वहीं एक लो प्रेशर के सोडियम वेपर लैंप में वर्किंग टेम्परेचर लंबी U नलिका में लगभग 300 डिग्री सेल्सियस होता है और जो हाई प्रेशर के सोडियम वेपर लैंप हैं उनमें कार्यकारी ताप 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो MA प्रकार के लैंप में वर्किंग टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस, MB प्रकार में 1200 डिग्री सेल्सियस और सोडियम के लो प्रेशर वेपर लैंप में 300 डिग्री सेल्सियस और हाई प्रेशर वेपर लैंप में ये 1200 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो हमें सभी डिस्चार्ज लैंप के वर्किंग टेम्परेचर की जानकारी होनी चाहिए। ये एक सरल लेकिन प्रचलित प्रश्न है कि जो सोडियम वास्प लैंप है उसके जो 2 इलेक्ट्रोड हैं वो किस प्रकार के पदार्थ के बनाए हुए होते हैं। तो चाहिए सोडियम का वेपर लैंप हो या मरकरी का वेपर लैंप हो, ये सब कोल्ड कैथोड प्रकार के जो लैंप्स होते हैं इनमें टंगस्टन के इलेक्ट्रोड के ऊपर हम बेरियम या स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का लेपन कर देते हैं ताकि इसका कार्यफलन कम हो जाता है और ये आसानी से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके। यहाँ जो दूसरे विकल्प हैं कार्बन के ऊपर ऑक्साइड या नाइक्रोम के ऊपर ऑक्साइड या यूरेका पे ऑक्साइड की कोटिंग, ये गलत विकल्प हैं और हम इलेक्ट्रोड के लिए उच्च गलनांक वाले टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि टंगस्टन का कार्यफलन अधिक है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन मुश्किल होगा। तो कम ताप पे ही टंगस्टन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करे, इसके लिए उस पे स्ट्रोंशियम या बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं। अगला 15वां प्रश्न है, सोडियम का जो वेपर लैंप है उसके प्रकाश का रंग कैसा होता है। तो सोडियम में जब विसर्जन होता है तो वो अभिलाक्षणिक पीला रंग उत्सर्जित करता है और इस एक वर्णीय रंग में दूसरे रंग उभारने की क्षमता अच्छी नहीं है। हालांकि इस पीले रंग में दृश्य एहसास अधिक होता है और जो सोडियम के वाष्प लैंप हैं उनकी ल्यूमन दक्षता भी अच्छी होती है। इसीलिए जहां रंग उभारना बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता उस तरह की आउटडोर सड़कों, रेलवे ट्रैक, खुले यार्ड और मैदानों में हम सोडियम वेपर लैंप से प्रकाश व्यवस्थाएं करते हैं। वहीं अगर ये मरकरी वेपर लैंप होता तो वो अभिलाक्षणिक हरा नीला रंग उत्सर्जित करता, लेकिन ऐसे सभी मरकरी वेपर लैंप में बाहर जो फ्लोरोसेंट कोटिंग की हुई होती है वो सूर्य की रोशनी की जैसी व्हाइट लाइट उत्सर्जित करते हैं। तो मरकरी वेपर लैंप का अभिलाक्षणिक रंग तो नीला है लेकिन प्रतिदीप्ति कोटिंग के कारण ये सूर्य की रोशनी जैसी श्वेत प्रकाश उत्सर्जित करता है और सोडियम वेपर लैंप कैरेक्टरिस्टिक येलो लाइट उत्सर्जित करता है। ये 16वां भी बहुत प्रचलित परीक्षा प्रश्न है जो प्रतिदीप्ति नलिका ट्यूबलाइट है जो एक लो प्रेशर के मरकरी वेपर लैंप है, उनकी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो फिटिंग हम इस्तेमाल करते हैं उसमें इस मैग्नेटिक या इलेक्ट्रॉनिक चौक का क्या कार्य है। तो एक मैग्नेटिक चौक जब स्टार्टर के साथ सर्किट में इस्तेमाल की जाती है तो शुरुआत में स्टार्टर दोनों इलेक्ट्रोडों में परिपथ पूर्ण करके धारा प्रवाह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन और ऊष्मा उत्पत्ति करता है और अचानक जब सर्किट टूटता है तो वही धारा चौक में प्रवाहित होती हुई अचानक रोकी जाती है। तो चौक का जो स्व प्रेरकत्व है वो एक उच्च विभवांतर परिपथ में धारा प्रवाह हेतु बनाता है और उससे दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में पूर्व आयनित इस माध्यम में विद्युत विसर्जन शुरू हो जाता है। तो जो विसर्जन की शुरुआत के लिए हमें 1000 से 1200 वोल्ट की आवश्यकता है वो शुरुआती समय का उच्च विभव प्रेरित करने का काम ये मैग्नेटिक चौक करती है और विद्युत विसर्जन में ऋणात्मक प्रतिरोध अभिलक्षण होने के कारण विसर्जन की धारा को नियंत्रित करने के लिए हमें सीरीज में लगी हुई इस चौक के स्व प्रेरक का बेलास्ट इस्तेमाल करना होता है। तो ये जो चौक है वो शुरुआती उच्च विभव को बनाती है, साथ ही साथ वर्किंग कंडीशन में धारा को सीमित रखने का भी काम करती है। तो ये जो डी विकल्प है वो एक सही विकल्प है। ये भी एक परीक्षा उपयोगी प्रश्न प्रारूप है, किस प्रकाश स्रोत का कार्यकारी जीवन काल वर्किंग जो लाइफ है वो सबसे अधिक है। तो अगर हम शुरुआती कार्बन के तप्त तंतु लैंप देखें तो उनकी वर्किंग 500-600 घंटे मात्र
मात्र थी। बाद में टंगस्टन के जो फिलामेंट लैंप आए वो काफी अधिक समय 1000 घंटे तक इस्तेमाल होने लग गए। सोडियम के वेपर लैंप हैं, इनकी भी वर्किंग लाइफ बहुत अधिक नहीं है, वो केवल 2500 घंटे तक काम करते हैं। वहीं जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट है या कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स हैं, इनकी भी वर्किंग लाइफ बहुत ज्यादा नहीं है। CFL फिलामेंट लैंप से 4 गुना और फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट लगभग 7 गुना 7000 घंटे इस्तेमाल की जा सकती है। वहीं जो मरकरी के वेपर लैंप हैं, हाई प्रेशर के वेपर लैंप, चाहे MA टाइप हो या MB टाइप हो, इनकी वर्किंग लाइफ काफी अधिक 8000 घंटे है। लेकिन जो सबसे अधिक वर्किंग लाइफ वाले जो लैंप हमारी दुनिया में आज की तारीख में उपलब्ध हैं, वो LED लैंप हैं। लाइट एमिटिंग डायोड के जो प्रकाश रूप हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के जो प्रकाश रूप हैं, वो 40,000 घंटों की वर्किंग लाइफ रखते हैं। तो सबसे अधिक जीवन काल वाले लैंप LED लैंप हैं। हमें परीक्षाओं में अलग अलग प्रकाश स्रोत की ल्यूमन दक्षता की तुलना के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक खूबसूरत बात है कि जो तप्त तंतु फिलामेंट लैंप हैं, उनकी वर्किंग लाइफ 1000 घंटे भी कम थी और इनकी ल्यूमन एफिशिएंसी भी सबसे कम, केवल 15 ल्यूमन पर वॉट है। वहीं जो LED लैंप कार्यकारी सेवा काल 40,000 घंटे सबसे अधिक रखते हैं, इनकी ल्यूमन दक्षता भी सबसे अधिक 100 ल्यूमन पर वॉट से भी अधिक है। वहीं जो मरकरी वेपर लैंप है, भले ही उनका कार्यकारी समय काल अच्छा है 8000 घंटे, लेकिन इनकी ल्यूमन दक्षता सभी विसर्जन लैंप में सबसे कम, केवल 30 या 40 ल्यूमन पर वॉट है। वहीं जो CFL या फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट है, इनकी ल्यूमन दक्षता कुछ अधिक 50 से 60 ल्यूमन पर वॉट है। सोडियम वेपर लैंप की ल्यूमन दक्षता अच्छी है और वो 80 से 100 ल्यूमन पर वॉट हो सकती है। तो सोडियम वेपर लैंप और LED सबसे ज्यादा ऊर्जा कुशल लैंप हैं और फिलामेंट लैंप और मरकरी वेपर लैंप तुलनात्मक दृष्टि से कम ऊर्जा कुशल लैंप है। प्रश्न है कि किस प्रकार के प्रकाश हेतु कार्बन आर्क लैंप को हम सामान्यतः इस्तेमाल करते हैं। तो कार्बन के जो आर्क लैंप हैं, जिनमें 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में कुछ अंतराल रखकर विद्युत विसर्जन जब किया जाता है, तो बहुत अधिक ताप और तीव्रता का प्रकाश का उत्सर्जन होता है। और इस तरह का तीव्र प्रकाश पुराने सेलुलॉइड फिल्म वाले सिनेमा प्रोजेक्टरों में प्रकाश की व्यवस्था हेतु किया जाता था। इन दिनों इस तरह के प्रोजेक्टर प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, तो कार्बन आर्क लैंप का ये प्रयोग भी समाप्त प्राय है। वहीं जो घरेलू प्रकाश व्यवस्था है, उसमें शुरुआती दौर में कार्बन फिलामेंट और बाद में टंगस्टन फिलामेंट लैंप के इस्तेमाल हुआ और जिसे CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट ने बाद में प्रतिस्थापित किया और इन दिनों LED घरेलू प्रकाश व्यवस्थाओं हेतु हम इस्तेमाल कर रहे हैं। स्ट्रीट की लाइटिंग के लिए हम सोडियम वेपर लैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन दिनों LED भी सोडियम वेपर लैंप के स्थान पर इस्तेमाल की जा रही है। एक रुचिकर प्रश्न के साथ आज की लर्निंग वीडियो की समाप्ति करते हैं। किस प्रकार के प्रकाश स्रोत को पूर्ण प्रकाश उत्सर्जन में सबसे अधिक समय लगता है? तो जो हमारे टंगस्टन के तंतु लैंप है, वो थोड़े ही समय में जो ट्रिपल कोइल्ड जो TC प्रकार का कोइल फिलामेंट होता है, उसे गर्म करके प्रकाश का उत्सर्जन तत्काल कर देते हैं। नियोन लैंप में भी विसर्जन शुरू हो जाता है और बहुत जल्द ही प्रकाश का अभिलाक्षणिक नीला रंग हमें प्राप्त हो जाता है। वहीं मरकरी के वाष्प लैंप में शुरू में हम ऑर्गन में विसर्जन शुरू करते हैं और ऑर्गन की ऊष्मा से मरकरी वाष्पित और बाद में आयनित होती है और इस सारी प्रक्रिया में 5 से 7 मिनट लग जाते हैं, तभी हमें पूर्ण प्रकाश का उत्सर्जन होता है। तो मरकरी वेपर लैंप सापेक्ष अधिक समय लेता है, लेकिन सबसे अधिक समय सोडियम के जो लो प्रेशर वाले वाष्प लैंप है वो लेते हैं। और इस लंबी यू नलिका में शुरू में नियोन में अभिलाक्षणिक गुलाबी लाल रंग के साथ जो विसर्जन क्रिया शुरू होती है, वो सोडियम को वाष्पित करती है और बाद में सोडियम आयनित होकर पूरी यू नलिका में व्यापक विस्तार करके जो अभिलाक्षणिक पीला रंग देता है, उस सारी प्रक्रिया में वो 10 मिनट के आसपास समय ले लेता है। तो सभी प्रकाश स्रोतों में सबसे अधिक समय पूर्ण प्रकाश उत्सर्जन में सोडियम वेपर लैंप लेते हैं। इस लर्निंग वीडियो में इल्यूमिनेशन प्रदीपन विषय से संबंधित 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हमने समझाया है और हम दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन ये उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि इसी तरह के प्रश्न परीक्षाओं में दोहराए जाएंगे और इस लर्निंग वीडियो की मदद से आपको परीक्षाओं में इस विषय से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हमारी दूसरी लर्निंग वीडियो भी आपकी परीक्षा सफलताओं में सहायक बनेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अगर आपको हमारा लर्निंग वर्क पसंद आ रहा है तो इसे न केवल दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे सारे नए कामों की जानकारी आपको तत्काल मिलती रहे। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।